हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने एमएससी केमिस्ट्री की यूनिट मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन और इसके प्रिंसिपल वाले लेक्चर को कवर करा दिया था कि इसका सामान्य जनरल परिचय क्या है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है क्या है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का उनका टॉपिक इसके रिकॉल इफेक्ट के ऊपर रहेगा, यानी कि जो अपनी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, सैंपल न्यूक्लियाई ये गामा रे को अब्जॉर्ब क्यों नहीं करता, इसके बारे के अंदर जो क्या क्या इफेक्ट है, वो दोनों इफेक्ट हैं, रिकॉल इफेक्ट और डॉपलर इफेक्ट, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ गामा रे इमिशन फ्रॉम द सोर्स न्यूक्लियाई एंड एब्जॉर्ब बाय सैंपल न्यूक्लियाई, यानी कि जो अपनी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको जो सोर्स न्यूक्लियाई इसको इरेडिएट कराने के ऊपर इसमें से जो गामा रे ये इससे इमिट होती है, गामा रे इसका इमिशन होता है, उसको अब जो अपना सैंपल होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उसकी स्टडी को अपन मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें जनरली क्या बाधा उत्पन्न होती है कि जो अपना ये सोर्स न्यूक्लियाई होता है, इसकी एनर्जी और सैंपल न्यूक्लियाई की एनर्जी मैच नहीं करती जनरली। और ये दोनों क्यों मैच नहीं करती, ये दो अपने जो रिकॉइल और डॉपलर इफेक्ट है, इनके कारण नहीं करती। तो कंटिन्यू करते हैं। बट इट इज़ प्रैक्टिकली दिस इज़ वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी दैट द गामा रे इमिट फ्रॉम सोर्स न्यूक्लियाई विल बी एग्जैक्टली मैच विद सैंपल न्यूक्लियाई एनर्जी, यानी कि ये जो अपनी बहुत कम संभावना होती है कि जो अपना सोर्स न्यूक्लियाई उससे के द्वारा जो गामा रे निकलती है वो सैंपल न्यूक्लियाई द्वारा अब्जॉर्ब करें। अपनी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही होता है कि जो अपना किसी सोर्स से अपन को गामा रे इमिट कराना होता है और उसी गामा रे को अपने जो सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब के बाद जो ये ट्रांजिशन दिखाता वो ये अपनी मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। लेकिन जनरली जो अपना सैंपल है इस गामा रे को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्यों अपन इस रिकॉल इफेक्ट और डॉपलर शिफ्ट से डिस्कस करते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज रिकॉल एंड डॉपलर शिफ्ट, यानी कि ये प्रॉब्लम जो अपनी रिकॉल और डॉपलर इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। तो आज का लेक्चर यहाँ से मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉल इफेक्ट, यानी कि इसके ऊपर अपन को जनरली शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन में ये एग्ज़ाम के अंदर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो एक 2 नंबर या 4 नंबर के ऊपर आता है, तो आप उस हिसाब से इसको रिटर्न करके आइए। Recoil effect defined as whenever a high energy particle is released from a rest body, यानी कि रिकॉल इफेक्ट को अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब हमारा कोई भी जो उच्च ऊर्जा वाला कण है किसी रेस्ट बॉडी से, या कोई बॉडी है जिससे रेस्ट बॉडी इससे जो निकलता है ना, यानी कि इससे जो निकलने के बाद जो ये आगे की ओर गति करता है, तो जो अपनी रेस्ट बॉडी है पीछे की ओर एक धक्का महसूस करती है, यानी कि जो अपनी गन होती है, गन से बुलेट फायर करते हैं, वैसा वाला एग्जाम्पल है। यानी कि रिकॉल इफेक्ट डिफाइन एज वेन एवर ए हाई एनर्जी पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए रेस्ट बॉडी एंड रिलीजिंग बॉडी फील द बैक किक देयरफॉर इट पुश्ड बैकवर्ड विच इज कॉल्ड रिकॉल इफेक्ट। यानी कि जो ये अपना कोई भी हाई ऊर्जा वाला कण इस बॉडी से आगे की ओर निकलता है, तो ये जो रेस्ट बॉडी है पीछे की ओर एक किक यानी कि लात महसूस करती है, जिसके कारण ये पीछे की ओर धकेल जाती है, यानी कि हल्का सा पीछे की ओर खिसक जाती है। और इसी इफेक्ट को अपन रिकॉल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको अपन एक बुलेट और गन के एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक गन का एग्जांपल ले रखा है कि ये जो अपनी गन है, गन को इसको बुलेट को फायर करने से पहले ये दोनों अपनी रेस्ट अवस्था में रहती है, यानी कि विराम अवस्था में रहती है। लेकिन जब अपन इस गन को फायर करते हैं तो ये बुलेट अपने जिस गति से आगे की ओर जाती है, तो उसी उसी वेग से ये अपनी जो गन है ये भी पीछे की ओर जाती है। लेकिन बट इसका मास अधिक होने के कारण इसकी गति कम होती है, और जो बुलेट है इसका मास कम होने के कारण ही गति अधिक होती है। इसका गन का मास ज़्यादा होता है। तो इन देखिए कि प्रारंभ अवस्था में इनका जो वेलोसिटी होती है m1v1, ये इसकी बुलेट का मास m1 है और बुलेट की गति v1 है, जो प्रारंभ में इनके दोनों की इक्वल होती है। वैसे लास्ट में भी इक्वल होती है। तो और ये m2 इसका गन का मास है और v2 गन की वेलोसिटी है।
तो यानी कि अगर गन का मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, और इसमें बुलेट का मास कम रहेगा तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, यानी कि उच्च वेग से आगे की ओर गति करती है। तो व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन टोटल मोमेंट बिफोर इज़ जीरो, यानी कि जब अपन कोई जो गन है उसको फायर करते हैं, इसको बुलेट को फायर करते हैं, तो जब फायर करने से पहले इनका जो गति होती है वो जीरो होती है। फायर करने से पहले इनकी जो टोटल मोमेंट है यानी कि गति होती है वो जीरो होती है। सिंस फॉर दिस रीजन द गन मस्ट हैव ए रिकॉइल वेलोसिटी आफ्टर द बुलेट इज फायर द गन बैकवर्ड एंड किक इज फील, यानी कि बुलेट को फायर करने के बाद जो अपनी गन होती है वो पीछे की ओर एक धक्का महसूस करती है, और उसी धक्के को किस नाम से, एक रिकॉइल इफेक्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि इट द गन बैकवर्ड एंड किक इट फील, और एक लात महसूस करती है। तो देखिए सिमिलरली इन केस ऑफ हाई एनर्जी न्यूक्लियाई, और जो अपना न्यूक्लियाई होता है उच्च ऊर्जा वाला, उसी के केस में भी ऐसा ही होता है। गामा रे हैव हाई एनर्जी, जो अपनी जो गामा रे होती है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। सो व्हेन गामा रे इमिट द न्यूक्लियाई मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन विच इज़ कॉल्ड रिकॉल इफेक्ट, यानी कि जो अपनी गामा रे होती है वो न्यूक्लियाई से बाहर निकलती है, उच्च ऊर्जा वाली होती है। अगर ये बाहर निकलती है तो जो अपना न्यूक्लियाई होता है वो पीछे की ओर डायरेक्शन में एक मोमेंट इसकी गति होती है, और उसी गति को किस नाम से जाना जाता है, उस गति को रिकॉल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। A gamma ray photon of frequency 10⁻18 hertz has related large moment, यानी कि जो ये अपना गामा रे होती है इससे न्यूक्लियस से इमिट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि किसी बिंदु से इनकी तरंगों की निकलने की जितनी संख्या होती है वो 10⁻18 हर्ट्ज होती है। तो इसकी जो अपनी गामा रे होती है जो न्यूक्लियस से निकलती है उसकी टोटल एनर्जी कितनी देखी है, ये एनर्जी है इसकी गामा रे की होती है। तो गामा रे की एनर्जी इक्वल होती है आई नॉट, यानी कि जो न्यूक्लिया की टोटल एनर्जी है उसमें से ये रिकॉइल एनर्जी को अपन माइनस कर देंगे ना, तो गामा रे की एनर्जी आ जाएगी, यानी कि किस एनर्जी से ये आगे की ओर गति कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे ई आर है जो गामा रे की एनर्जी है, और आई नॉट यानी न्यूक्लिया की टोटल एनर्जी, जो अपना सक्रिय नाभिक है प्रारंभ में इसकी टोटल ऊर्जा कितनी थी वह है। और थर्ड है इसका आई आर यानी कि रिकॉल एनर्जी, कि किस वेग से न्यूक्लियाई पीछे की ओर गति करता है। Thus, when a high energetic photon is emitted by a nuclei, the nuclear recoil considered as required by the condition of conservation momentum, यानी कि जो अपना न्यूक्लियाई होता है उससे कोई फोटोन को एमिट उत्सर्जित कराते हैं ना, तो जो न्यूक्लियाई कितना बैकवर्ड दिशा के अंदर रिकॉल कंसिडर करता है, यानी कि जो रिकॉल इफेक्ट कितना कंसिडर करता है वो जो अपना इसका गति संरक्षण का नियम है इसके ऊपर, ये गति के संरक्षण के ऊपर आधारित है इसकी कंडीशन पे, यानी कि वो प्रारंभ में कितने मास पे है और उसकी वेलोसिटी क्या है, इन सभी के ऊपर ये निर्भर करता है। तो अपने रिकॉइल एनर्जी को एक फार्मूला के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं कि ई आर इक्वल, ये ई आर यहाँ पे रिकॉइल एनर्जी है जो किसके इक्वल है, ये गामा है, यहाँ पे आर नहीं है, ये गामा स्क्वायर, यानी कि जो गामा स्क्वायर की ऊर्जा होती है उसके समानुपाती हो, और अपॉन इसका 2m c स्क्वायर, यानी कि ये एक इसकी इक्वेशन है किसकी, रिकॉइल एनर्जी की। इसको अपन एक डेरिवेशन द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हियर ये आई आर यहाँ पे रिकॉइल एनर्जी को शो करता है, और यहाँ पे आई ये ये जो गामा रे की एनर्जी है, और मास ऑफ न्यूक्लियाई जो अपने न्यूक्लियाई होता है जिससे ये गामा रे इमिट होती है उस न्यूक्लियाई का मास है, और यहाँ पे सी वेलोसिटी ऑफ फोटोन कि जो ये गामा किस गति से निकलता है उसकी सी को यह डिनोट करता है। तो यहाँ पे कुछ इसके फैक्टर हैं जो अपनी रिकॉल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, तो कि कौन कौन से फैक्टर रिकॉल एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो एनर्जी ऑफ गामा रे जो अपने गामा और रहती होती है उसकी ऊर्जा भी इसको रिकॉल एनर्जी को इफेक्ट करती है। वो किस प्रकार करती है कि रिकॉल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा रे एनर्जी स्क्वायर, यानी कि जो अपनी रिकॉल एनर्जी होती है वो गामा रे की एनर्जी के स्क्वायर के समानुपाती होती है।
यानी कि जितनी ज़्यादा अपनी गामा रे की ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा रिकॉइल इफेक्ट वो न्यूक्लियाई महसूस करेगा। नेक्स्ट है मास ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि जो अपना नाभिक होता है उसका मास भी इस रिकॉइल एनर्जी को निर्भर करता है। यानी कि रिकॉइल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियाई मास, यानी कि जो अपना ये ER यानी कि रिकॉइल एनर्जी है, ये मास होता है ना इसका नाभिक का, उसके विषमानुपाती होती है। यानी कि जो अपने न्यूक्लियाई का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी रिकॉइल एनर्जी उतनी कम होगी। यानी कि जितनी जितनी बड़ी न्यूक्लियाई होगा ये पीछे की ओर उतना ही कम धक्का महसूस करेगी और इसकी रिकॉइल एनर्जी भी उतनी ही कम होगी। ए मास ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज रिकॉइल एनर्जी इज डिक्रीज, यानी कि जो अपना न्यूक्लियाई उसका मास जितना बढ़ाएंगे उसकी रिकॉइल एनर्जी उतनी घट जाएगी। मास ऑफ न्यूक्लियाई इंक्रीज व्हेन इट इज़ पुश्ड इनटू ए मैट्रिक्स, यानी कि अपने जो न्यूक्लियाई का मास बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि इसको एक मैट्रिक्स अधात्री के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर डाल देते हैं। वो कौन सा होता है, वो रोडियम के अंदर। यानी कि जो अपन यहाँ पे इसमें कोबाल्ट का एग्जांपल ले रखे हैं, तो कोबाल्ट को जो अपना रोडियम होता है इसके मैट्रिक्स के अंदर डालते हैं, जिसके अंदर इसका मास इंक्रीज हो जाता है और इसकी रिकॉइल एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर का इफेक्ट, कि किस प्रकार टेम्परेचर पे अपनी रिकॉइल एनर्जी के ऊपर इफेक्ट डालता है। लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लैटिक्स वाइब्रेशन फॉर विच वी एडेड लिक्विड हीलियम एंड नाइट्रोजन, यानी कि लो टेम्परेचर के अंदर जो अपना न्यूक्लियाई होता है वो कम वाइब्रेशन महसूस करता है। यानी कि जितना ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा उसमें वाइब्रेशन कम होगा और टेम्परेचर अधिक होने से उसमें वाइब्रेशन अधिक होता है। वाइब्रेशन अधिक होने से वो पीछे की ओर ज़्यादा गति कर सकता है। लेकिन जहाँ पे उसका टेम्परेचर कम होता है तो वाइब्रेशन न कम करने के कारण उसकी गति कम होगी पीछे की। और इसके लिए अपन एक कूलेंट का उपयोग करते हैं जहाँ पे हीलियम और नाइट्रोजन का लिक्विड फॉर्म में इनका यूज़ लेते हैं। तो ड्यू टू दिस कंडीशन ट्रांजिशन बिकम रिकॉइललेस, यानी कि और इन सभी कंडीशन के कारण जो अपना ट्रांजिशन संक्रमण होता है वो एक रिकॉइललेस होता है। यानी कि जो बॉडी पीछे की ओर कम धक्का मारती है, यानी कि कम धक्का मारेगी तो ये जो गामा रे अपने सही वेग से इमिट हो जाएगा और सैंपल न्यूक्लियाई द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ये आज का अपना रिकॉइल इफेक्ट का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपने डॉपलर शिफ्ट के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।